सोचिए एक बार भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी को एक बहुत गंभीर अपराध में दोषी मानता है, लेकिन फिर उसे जेल भेजने से साफ मना कर देता है। ये कैसे हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही असाधारण अदालती फैसले की परतें खोलेंगे जो हमारे समाज और कानूनी व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है। मामला पश्चिम बंगाल का है, एक 14 साल की लड़की से जुड़ा हुआ। उसे पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित माना गया था। ये वही सख्त कानून है जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है। लेकिन जैसा हम देखेंगे, इस कहानी में कुछ भी सीधा साधा नहीं है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ इस केस के कानूनी दांव पेच को समझना नहीं है जी, बल्कि हमें उस लड़की के सफर को जानना है। ये देखना है कि जो सिस्टम उसकी ढाल बनने के लिए था वो कैसे एक एक करके ढह गया। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा जिसे वो खुद एक मिसाल नहीं बनाना चाहता। आज हम कानून के पीछे की इंसानियत को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर इसे एकदम शुरुआत से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2018 में पश्चिम बंगाल के एक गांव से। एक 14 साल की लड़की 25 साल के एक लड़के के साथ अपना घर छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद लड़की की मां पुलिस में FIR दर्ज कराती है। पुलिस लड़की को वापस लाती है, उसे एक शेल्टर होम में रखा जाता है और फिर परिवार को सौंप दिया जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ प्रक्रिया के मुताबिक लगता है। हाँ, कागज पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। और यहीं पर सिस्टम ने अपना पहला और शायद सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। उसे घर तो भेज दिया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस माहौल से वो भागकर गई थी वो अब उसके लिए कितना सपोर्टिव होगा। और हुआ भी वही जिसका डर था। घर वापस आने पर उसे वो अपनापन नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का खास जिक्र है कि घर लौटने के बाद उसे अपने ही परिवार और गांव में ताने और कलंक का सामना करना पड़ा। उसके भाई बहन उसे ताने मारते थे, माँ हर वक्त शक की नजर रखती थी। वो एक तरह से अपने ही घर में कैदी बन गई थी। इस घुटन ने उसे फिर से उसी रास्ते पर धकेल दिया। यानी वो दोबारा घर छोड़कर उसी लड़के के पास चली गई। हाँ। और इस बार कहानी आगे बढ़ी। 2021 में उनका एक बच्चा भी हुआ। वो एक परिवार की तरह रह रहे थे, लेकिन कानून की नजर में मामला खत्म नहीं हुआ था। नहीं, कानून तो अपना काम कर रहा था। FIR दर्ज होने के लगभग 3.5 साल बाद पुलिस उस लड़के को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेती है। 3.5 साल बाद? हाँ। उस वक्त तक उनका बच्चा 7 महीने का हो चुका था। सोचिए, एक परिवार जो बन चुका था कानून के एक झटके से बिखर गया। तो यहीं से वो लंबा अदालती सफर शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और ये अदालती सफर भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सबसे पहले निचली अदालत यानी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मामले को कानून के हिसाब से देखा। आरोपी को पोस्को एक्ट और IPC की धाराओं के तहत दोषी पाया गया और 20 साल की सख्त सजा सुनाई गई। 20 साल? मामला तो एकदम साफ लग रहा था। लेकिन फिर ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट गया और वहां कहानी ने एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ ले लिया। क्या हुआ वहां? हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया। और उन्होंने ये फैसला अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करके दिया। संविधान के आर्टिकल 226 और CRPC की धारा 482। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये शक्तियां आमतौर पर किसी को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा खत्म करने के लिए नहीं होती हैं। अच्छा। इसीलिए हाईकोर्ट का ये कदम बहुत ही असामान्य था। एक मिनट, मैं ये सही समझ रही हूँ, हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और निचली अदालत के दोषी होने के फैसले को सही ठहराया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो कानूनी तौर पर यह पक्का हो गया कि वो व्यक्ति दोषी था। ये तो एक कानूनी पहेली जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के हिसाब से वो दोषी है, लेकिन, और ये लेकिन ही इस केस की आत्मा है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर फैसला तुरंत नहीं सुनाया। उन्होंने सजा को रोक दिया और कहा कि पहले हमें पूरी तस्वीर समझनी होगी। यहीं से इस केस की असल कहानी शुरू होती है। और पूरी तस्वीर को समझने के लिए कोर्ट ने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। सजा सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता था कि उस लड़की की असलियत क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है और उसके जीवन की सच्चाई क्या है। इस कमेटी में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक सोशल साइंटिस्ट और एक अनुभवी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर थे। और इस कमेटी की रिपोर्ट ने जो सच सामने रखा, उसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था? उस रिपोर्ट ने
एक लाइन में पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। रिपोर्ट में लिखा था, ये एक बच्ची की सुरक्षा के लिए बने सिस्टम की सामूहिक विफलता है। सामूहिक विफलता, कलेक्टिव फेलियर ऑफ द सिस्टम, ये शब्द बहुत वजनदार हैं। सामूहिक विफलता, ये शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इस एक मामले की कहानी है, या ये दिखाता है कि पॉक्सो जैसे अच्छे कानून भी जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में हर स्तर पर विफलता थी। सबसे पहले परिवार, जिसने उसे सहारा देने के बजाय अकेला छोड़ दिया। फिर गांव के स्तर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां, जो सिर्फ कागजों पर थी, कभी सक्रिय ही नहीं हुई। पुलिस, जिसने लड़की को वापस तो लाया, लेकिन उसके पुनर्वास पर कोई ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी नाकामी थी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC की, जिसका काम ही बच्चे के हित में योजना बनाना होता था। वो भी पूरी तरह से नाकाम रही। मतलब जिस सिस्टम को उसे बचाना था, उसी ने उसे एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया जहां उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना। जब समाज, परिवार और राज्य तीनों ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो जाते हैं, तो आप एक 14-15 साल की बच्ची से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो कोई सोच समझकर फैसला लेगी? उसके पास तो जीने के लिए कोई और सहारा ही नहीं था। और यहीं पर कमेटी की रिपोर्ट एक ऐसा सच सामने लाती है जो हमारे पूरे न्याय सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हाँ, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस केस का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। कमेटी ने पाया कि लड़की के लिए असली ट्रॉमा, मतलब असली सदमा 2018 की वो घटना नहीं थी। उसके लिए असली सदमा थी उसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई। सोचिए, जिस प्रक्रिया को मरहम लगाना था, वही सबसे बड़ा जख्म दे रही थी। एक मिनट, मतलब न्याय पाने की जो पूरी प्रक्रिया है, हाँ, वही उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई। ये तो अविश्वसनीय है। यही हकीकत है। सोचिए, एक लड़की जिसे सिस्टम पीड़ित कह रहा है, वो अपने पति, जिसे कानून दोषी मानता है, को जेल से बाहर निकालने के लिए 2 साल तक अदालतों और वकीलों के चक्कर काटती रही, और इस प्रक्रिया में उसका भयानक आर्थिक शोषण भी हुआ। मुझे रिपोर्ट का एक आंकड़ा याद आ रहा है, जहां बताया गया कि सिर्फ चार्जशीट की एक कॉपी हासिल करने के लिए उससे 20,000 रुपए लिए गए। हाँ, ये तो सिस्टम का पूरी तरह से खोखला हो जाना है। आपने बिल्कुल सही कहा। रिपोर्ट के मुताबिक उसने वकीलों और बिचौलियों को 2 लाख रुपए से ज्यादा दिए। जमानत दिलाने का वादा करने वाले एक दलाल को 18,000 रुपए दिए। ये सब करने के लिए उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी, लोगों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ा। वो एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस गई जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। तो जिस सिस्टम को उसे न्याय देना था, उसने उसे और ज्यादा कमजोर और कर्जदार बना दिया। ये तो न्याय के नाम पर अन्याय है। यही बात कमेटी ने भी उजागर की। रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा था कि अब वो लड़की पूरी तरह से एक पत्नी और मां की जिम्मेदारियां निभा रही है और अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रही है। कमेटी ने साफ कहा कि लड़की और उसके बच्चे के हित में यही होगा कि इस परिवार को टूटने ना दिया जाए। अच्छा, उसे अब पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक युवा महिला की तरह देखा जाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ पॉक्सो जैसा सख्त कानून जिसमें दोषी को कम से कम सजा मिलनी ही चाहिए थी, दूसरी तरफ एक लड़की और उसके बच्चे की तबाह होती जिंदगी जो कह रही थी कि उसके पति को जेल भेजने से सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साहसिक और असाधारण कदम उठाया। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 142? जी, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए असाधारण शक्ति देता है। ये शक्ति तब इस्तेमाल होती है जब मौजूदा कानून किसी जटिल मानवीय स्थिति में न्याय करने के लिए नाकाफी लगने लगे। तो पूर्ण न्याय करने के लिए कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने इस कानूनी और मानवीय दुविधा को कैसे सुलझाया? कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये मामला हमारे समाज और कानूनी व्यवस्था की पूरी विफलता का एक क्लासिक उदाहरण है। कोर्ट ने माना कि सिस्टम ने उस लड़की के साथ पहले ही बहुत अन्याय कर दिया है और अब उसके पति को जेल भेजकर हम उस अन्याय को और नहीं बढ़ा सकते। और फैसला आया, आरोपी दोषी तो रहेगा लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यह फैसला कोई मिसाल नहीं है, इसे किसी और केस में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये सिर्फ इस केस के असाधारण हालातों को देखते हुए लिया गया फैसला था। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। कोर्ट ने कहा कि जिस राज्य की मशीनरी ने लड़की को निराश किया, अब उसी राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसकी देखभाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया फिर वो लड़की और उसके बच्चे के सच्चे अभिभावक यानी ट्रू गार्डियन के रूप में काम करे। सच्चे अभिभावक, इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि सरकार को उन्हें रहने के लिए एक बेहतर घर देना होगा, लड़की की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना होगा, उसके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा और उसका पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। और ये सब तब तक करना होगा जब तक ये परिवार आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। तो मतलब कोर्ट ने सजा देने के बजाय पुनर्वास और सशक्तिकरण पर जोर दिया। हाँ। लेकिन क्या इससे गलत संदेश नहीं जाता? कानून तोड़ने वाले को सजा न देकर क्या हम ये नहीं कह रहे कि अगर हालात खराब हों तो कानून का उल्लंघन जायज है? ये पॉक्सो कानून की आत्मा को कमजोर नहीं करता? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर विचार किया। इसीलिए उन्होंने बार बार जोर दिया कि ये फैसला प्रेसिडेंट नहीं है। उनका तर्क ये था कि इस मामले में लड़की को न्याय देने का पारंपरिक तरीका, यानी दोषी को जेल भेजना, उसे और ज्यादा पीड़ा देता। ये एक ऐसा मामला था जहां कानून का अक्षरशः पालन करने से न्याय का मकसद ही खत्म हो जाता। कोर्ट ने सजा और न्याय के बीच के फर्क को समझा और एक ज्यादा मानवीय रास्ता चुना। तो ये मामला सिर्फ एक परिवार की सजा माफ करने पर खत्म नहीं हुआ, कोर्ट ने इसे भविष्य के लिए एक सीख बनाने की भी कोशिश की है। हाँ, और यही इस फैसले का सबसे दूरगामी पहलू है। कोर्ट ने इसे एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि भविष्य में ऐसे सिस्टमैटिक फेलियर दोबारा ना हो। कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। वो कैसे? कोर्ट ने केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस मामले में शामिल किया है और एक राष्ट्रीय स्तर की एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। ये कमेटी कुछ बहुत बड़े और जरूरी मुद्दों पर काम करेगी। जैसे कि कौन से मुद्दे? 2 मुख्य बातें हैं। पहला, स्कूलों में यौन शिक्षा यानी कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। कोर्ट का मानना है कि अगर किशोरों को सही जानकारी, भावनात्मक सपोर्ट और अपनी बात कहने का माहौल मिले तो शायद ऐसी स्थितियां कम पैदा होंगी। ये समस्या को जड़ से पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। और दूसरा मुद्दा, दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, POCSO जैसे मामलों की निगरानी के लिए एक मजबूत डेटा कलेक्शन सिस्टम तैयार करना। इसका मकसद ये ट्रैक करना है कि कौन सी संस्था, चाहे वो पुलिस हो, CWC हो या जिला बाल संरक्षण इकाई, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है और कौन नहीं। इससे संस्थानों की जवाबदेही तय हो सकेगी। अभी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो ये बता सके कि जमीन पर क्या हो रहा है। लेकिन क्या इस तरह की कमेटियां वाकई कोई बदलाव ला पाती हैं, या ये सिर्फ एक और रिपोर्ट तैयार करके फाइलों में दबकर रह जाती हैं? ये एक वाजिब शक है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इस मामले में उम्मीद इसलिए है क्योंकि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और कोर्ट इस मामले की निगरानी भी करेगा। इसका मकसद सिर्फ एक रिपोर्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जिसे लागू किया जा सके। अगर ये डेटा सिस्टम सही से बन गया तो ये पहली बार होगा कि हम देख पाएंगे कि हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून जमीन पर कितना प्रभावी है और कहां-कहां सुधार की जरूरत है। ये एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ। तो एक POSO केस जो पहली नजर में सीधा साधा लग रहा था, वो सिस्टम की नाकामी, एक लड़की के असाधारण संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की कहानी बन गया। ये फैसला दिखाता है कि कभी-कभी सच्चा न्याय कानून की किताबों से परे जाकर इंसानियत के धरातल पर करना पड़ता है। और ये फैसला हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। उस न्याय का क्या मतलब है जहां न्याय पाने की प्रक्रिया ही पीड़ित के लिए सबसे बड़ा सदमा बन जाए? जब एक कल्याणकारी राज्य की पूरी अवधारणा ही विफल हो जाए, जब परिवार, समाज और सरकार तीनों ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें, तो फिर अदालत के लिए न्याय की परिभाषा क्या होनी चाहिए? इस पर सोचना जरूरी है।